नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और मेरा चैनल जनगण की आवाज़ आप सुन रहे हैं। तो लीजिए, आपके सामने आ गए हैं गृह मंत्री अमित शाह इन एक्शन। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि धारा 370 कश्मीर में हटाने के बाद से अमित शाह का जलवा थोड़ा कमज़ोर हो गया है, लेकिन आज के उनके एक्शन ने वापस उनकी एक्शन मैन छवि को लौटा दिया है। अब ये इसकी तैयारी थी या तूफान के आने की पहली शांति। आज एक साथ 14 राज्यों में NIA और ED के छापे पड़े हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के लोगों पर। और PFI का नाम बहुत दिनों से आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली के दंगे हों, शाहीन बाग हों, और अब बिहार में कुछ दिन पहले वो पकड़े गए लेटर जिनमें 1949 में गजवाए हिंद के तहत भारत का पूर्ण इस्लामीकरण करने का दावा किया गया हो, ये सब PFI के दफ्तरों से बरामद हुए। इसके चलते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहले छापे पड़ चुके, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज 108 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और PFI की आधिकारिक वेबसाइट peoplefrontofIndia.org बंद कर दी गई है। वो चाहते हैं कि उनकी जानकारियाँ और पब्लिकली ना मिल पाएँ, हालांकि पहले अवेलेबल थी, लोग जुड़ें, सब्सक्राइब करें, सारे ऑप्शन थे। और आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह की छापेमारी की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया रात को 12 बजे बाद। मुँह अंधेरे पूरी रात में PFI के जगह जगह से उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष, शहरों के अध्यक्ष और देश के अध्यक्ष, इस तरह करके सबको गिरफ्तार करके, और साथ में ED भी इसलिए इन्वॉल्व की गई है कि ताकि उनका पता चल सके उनकी फंडिंग कहाँ से। सबसे बड़ी बात मैं अभी कुछ दिनों से कह भी रहा था कि हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज लास्ट दिन है शायद उसका। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि 1 घंटे के लिए और बोलिए। देश के टॉप वकील वहाँ खड़े होके हिजाब के पक्ष में बयान दे रहे, और जज साहिबान ने कहा कि नहीं, हमारा दिमाग ख़राब हो चुका, हम सुन के पक गए हैं, अब 1 घंटे आपको बोलना बोल दीजिए, उसके बाद हम इसका फैसला करके और इसको याचिका का फैसला कर देंगे, सुरक्षित कर लेंगे और बाद में सुना दिया जाएगा। मेरा ये सवाल बहुत दिनों से दिमाग में कौंध भी रहा था, और मैंने ट्विटर हैंडल पे लिखा भी है कि इतने बड़े बड़े वकील इस मामले पे खड़े हुए हैं, इनके लिए फ़ीस कहाँ से आ रही है? ये वकील इस तरह के हैं, हालांकि इन शब्दों को मैं बोल के वकीलों की अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन ये पैसे के लिए कैसे कैसे मामलों पे खड़े हो जाते हैं, जो 1 घंटा खड़े होने की फ़ीस लाखों में लेते हैं। बड़े बड़े केसों के लिए 8 से 10 लाख रुपए इनकी फ़ीस है। और ये टॉप वकील कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, इस तरह के वकील, अभिषेक मनु सिंघवी, तो ये वकील वहाँ खड़े हो जाते हैं। इनकी फ़ीस कौन भरता है, कहाँ से आता है? कहीं से फंडिंग तो हो ही रही है, और फंडिंग कौन कर रहा है? हिजाब मामले वाली वो नन्ही मन्नी लड़कियाँ तो नहीं कर रही ना, लड़कियों के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, और ये हाथ PFI का हो सकता है। इस बात की जांच एजेंसियों से जानकारी में निकल के आएगा, देख लीजिएगा। और बिना किसी सबूत के ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि साहब PFI को प्रतिबंधित क्यों नहीं करे सरकार। इससे पहले सिमी को प्रतिबंधित किया गया था, क्या हुआ? सिमी प्रतिबंधित हो गई, नए नाम बदल के PFI के रूप में आ गई। अब सरकार PFI को प्रतिबंधित कर देती, कुछ और नाम हो जाता, आदमी वही बने रहते, पदाधिकारी चेंज होते, नाम घर पे नाम पट्टी का तो चेंज करनी ऑफिसेज की, लेकिन उसकी जड़ पे उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम जो आज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह और जांच एजेंसियों द्वारा, ये बहुत बड़ा प्रहार है आतंकवाद और उनकी फंडिंग पर। क्योंकि हमें आतंकवाद के लिए हिंदुस्तान में पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस सोच का पता तो करना पड़ेगा। आप पैसा विदेशों से पैसा लेके यहाँ आतंकवादियों की ट्रेनिंग स्कूल खोले बैठे हैं। मदरसों की जांच यूपी में चल रही है, 2500 मदरसे गायब हो गए। बताइए क्या हो रहा था ऐसा? असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने 3 मदरसे तोड़े, कहा बिल्कुल यहाँ अलकायदा के ऑफिस चल रहे थे। क्या है ये बात?
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अमित शाह पूरी तरह एक्शन में हैं और अब आप जानिए अमित शाह और मोदी की टीम किस तरह काम करती है। समस्या को सतही तौर पर ख़त्म करने का काम नहीं, समस्या को जड़मूल से ख़त्म करने के लिए। और ये जड़मूल से समस्या जब ख़त्म होगी तभी देश की प्रगति आगे बढ़ेगी। और इस तरह के बैरिकेड्स जो रास्ते में लगाए गए हैं, जो पिछली सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण, किसी जाति विशेष के तुष्टीकरण के लिए अलग अलग किस्म के कानून, अलग अलग किस्म की संगठन बनाए और ये किया, उस पर तभी रोक लग पाएगी। आज भी पूरा मीडिया फड़फड़ा रहा है क्योंकि मीडिया को एक्चुअली कांग्रेस सरकारों से बहुत पैसा मिला है। बहुत सारे पत्रकारों को मैं जानता हूं जो बिल्कुल ज़मीन पे थे और आज उनके पास अथाह पैसा है। एक वो अदालत लगाने वाले चैनल के मालिक हैं। अब ये सोचिए, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, पत्रकार कैसे किसी चैनल का मालिक बन सकता है? हम अखबार निकालने की औकात पे नहीं कि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। कहीं से कुछ तो उनका इंतज़ाम हुआ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भला किया होगा, वहाँ से फंडिंग आई, हो गया काम, किसी ने पीछे से फाइनेंस किया। ऐसे बहुत सारे लोग, प्रणय रॉय उस समय के NDTV चला रहे हैं सालों से, जिनको दूरदर्शन पे एक चुनाव एनालिस्ट के रूप में मैं जानता था। उनके साथ हिंदी में आते थे योगेंद्र यादव राहुल गांधी के साथ लगे पड़े हैं। तो कैसे मीडिया कैसा बिका हुआ है। बिकाऊ लोगों ने चैनल खोल रखे हैं और सबके पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। तो इनका पैसा कहाँ से आता है, इनको पैसा मिलता कहाँ से, इसके लिए रोक तो लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आतंकवादी गतिविधियाँ जो हमारे देश के खिलाफ हैं, ये सनातन के खिलाफ नहीं, हिंदुज़म के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ है। और देश के खिलाफ गतिविधियों को इस तरह से रोकने का जो बहुत बड़ा प्रयास किया गया, उसके लिए अमित शाह साधुवाद के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई लंबी चलेगी और सब कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा और बहुत लोगों को इस बात का सबक भी मिलेगा कि हम भारत विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों से बच के रहें। देश के अधिकांश लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, देश विरोधी नहीं है, लेकिन किसी न किसी लालच के कारण, कुछ लोग अपनी मूढ़ता के कारण, अपने विचारों को ब्रेन वॉश के कारण, और कुछ लोग अपने पैसों की मजबूरी के कारण, मजबूरी बोल सकता हूँ मैं, हालांकि मजबूरी है नहीं उनके लिए, देश विरोध में डटे पड़े हैं। तो उम्मीद है उन सब के चेहरे सामने आएंगे और देश को जल्दी ही एक साफ सुथरा माहौल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और आप अपने मित्रों को, अगर ये मेरी बात अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।